इन्फेक्शंस कहाँ पे आते हैं और या कौन से इन्फेक्शंस कॉमन है बच्चों में जो जान को खतरा कर सकते हैं? सो अगर आपके बच्चे को लूज मोशंस हो रहे हैं विद डिक्रीज यूरिन आउटपुट, बच्चा सुस्त हो गया है, दूध नहीं पी रहा है, रिकरेंट वॉमिटिंग्स हो रही हैं, हाई ग्रेड फीवर है या एनी अदर अबनॉर्मल साइंस, देन यू शुड इमीडिएटली कंसल्ट योर पीडियाट्रिशियन। सर मैं तो ये कहना चाहूँगा कि हर एक एपिसोड जो डायरिया का और निमोनिया का है, मुझे नहीं लगता कि हमें उसको साधारण इन्फेक्शन की तरह देखना चाहिए। तो आप पेरेंट्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं कि डायरिया और निमोनिया कैसे सस्पेक्ट करें या कब हॉस्पिटल जाएं, कब उनको डॉक्टर के पास जाना चाहिए, किस स्टेज में? नमस्कार, आज मैं स्वागत करता हूं आपका इन अनदर एपिसोड ऑफ ट्रांसप्लांट कॉन्वर्सेशंस। ये हमारा पॉडकास्ट मेदांता हॉस्पिटल से हम रेगुलरली करते हैं और आज का टॉपिक है बच्चों में बार बार इन्फेक्शन होना या इम्यून सिस्टम एबनॉर्मल होना। ऐसे बच्चों का कैसे उनको मैनेज किया जाए। तो प्राइमरी इम्यूनोडेफिशिएंसी इन चिल्ड्रन, ये आज का टॉपिक है और मेरे साथ दो मेहमान हैं। डॉक्टर अभिषेक गोयल जो कि डायरेक्टर ऑफ पीडियाट्रिक्स हैं इन वैष्णवी हॉस्पिटल इन गुड़गांव। नमस्कार डॉक्टर साहब। और दूसरे डॉक्टर साहब हैं पीडियाट्रिशियन जो डॉक्टर हनीश बजाज, and he is in charge of pediatrics and owner of the hospital in Narayani Mother and Child Hospital in Gurgaon. Welcome डॉक्टर साहब। तो जैसा कि हमारा आज का टॉपिक है कि इन्फेक्शंस, तो हम शुरू करते हैं कि इंडिया जैसे कि एक बहुत बड़ा देश है, 1.4 बिलियन हमारी पॉपुलेशन है और हमारी नियरली 50 से 60% पॉपुलेशन बहुत यंग है, मतलब नियरली लेस देन 20 ईयर्स की एज है। तो इट्स अ वेरी यंग कंट्री और जो बच्चे हैं लेस देन 18 ईयर्स, दे आर अ बिग चंक ऑफ दिस पॉपुलेशन। तो इन बच्चों में नॉर्मली सब बच्चे बीमार पड़ते हैं और काफ़ी लोग तो घर पे ही ठीक हो जाते हैं और फिर डॉक्टर के पास आते हैं और हम लोग उनको ट्रीट करते हैं, तब वो ठीक हो जाते हैं। तो क्या इन्फेक्शंस डेंजरस हो सकते हैं बच्चों के लिए, लाइफ वगैरह को रिस्क हो सकता है? तो मेरा पहला सवाल आपसे है कि डॉक्टर साहब, ये इंडिया में अगर हम देखें टॉप 5 कॉजेज़ जिनमें बच्चे की लाइफ को रिस्क होता है या मोर्टेलिटी बच्चों में जो बच्चे की जान को खतरा पैदा करने वाली, तो उस 5 बीमारियों में इन्फेक्शंस कहाँ पे आते हैं और या कौन से इन्फेक्शंस कॉमन हैं बच्चों में जो जान को खतरा कर सकते हैं? राइट सर, जैसा आपने बोला कि हमारा देश है उसके अंदर यंग हमारी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो उसी को देख के ना कम्युनिकेबल जो डिजीज़ हैं वो सबसे ऊपर आती हैं। हम जो अपनी ओपीडीज़ में देखते हैं, हम देखते हैं कि निमोनिया, डायरिया और इन्फेक्शंस ये सबसे ऊपर कॉजेज़ हैं जो कि जिसकी वजह से ओपीडी, आईपीडी और मोर्टेलिटी काफ़ी हाई रहती। तो आप पेरेंट्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं कि डायरिया और निमोनिया कैसे सस्पेक्ट करें या कब हॉस्पिटल जाएं, कब उनको डॉक्टर के पास जाना चाहिए, किस स्टेज में? सर मैं तो ये कहना चाहूँगा कि हर एक एपिसोड जो डायरिया का और निमोनिया का है, मुझे नहीं लगता कि हमें उसको साधारण इन्फेक्शन की तरह देखना चाहिए और उनको हर एक एपिसोड के अंदर अपने डॉक्टर के पास ज़रूर कंसल्टेशन के लिए जाना चाहिए। डॉक्टर हनीश, अगर आप इसमें ऐड करना चाहें कुछ वार्निंग साइंस या सिम्टम्स के जिसमें पेरेंट्स को तुरंत इमरजेंसी में ले जाना चाहिए कि बच्चे को सांस में या डिहाइड्रेशन वगैरह के बारे में। So sir, 2 pointers हैं that we need to discuss. Once the infections like diarrhea and the pneumonia, and second the recurrent infections. So अगर आपके बच्चे को लूज मोशंस हो रहे हैं विद डिक्रीज यूरिन आउटपुट, बच्चा सुस्त हो गया है, दूध नहीं पी रहा है, रिकरेंट वॉमिटिंग्स हो रही हैं, हाई ग्रेड फीवर है या एनी अदर अबनॉर्मल साइंस, देन यू शुड इमीडिएटली कंसल्ट योर पीडियाट्रिशियन। ऐसी निमोनिया की केस में है कि अगर बच्चे को फास्ट ब्रीदिंग हो रही है, रिट्रैक्शंस हो रहे हैं, कराहने की आवाज़ आ रही है, मैं जो बेसिक लैंग्वेज में आपको बता रहा हूँ, तो आपको इमीडिएटली अपने पीडियाट्रिशियन को कंसल्ट करना चाहिए। एक तो ये इमरजेंसी सिम्टम्स हो गए। दूसरा है, अगर यही सिम्टम्स हमारे बच्चों को रिकरेंट हो रहे हैं, साल में 5 से 6 बार निमोनिया के केसेस हो रहे हैं, बार बार डायरिया हो रहा है जो कि ट्रीट भी नहीं हो पा रहा है इन स्पाइट ऑफ गिविंग एंटीबायोटिक्स, then we need to consider कि some deficiencies are going on. थैंक यू डॉक्टर साहब। सो जैसे कि डॉक्टर साहब ने हमें बताया है कि मेन जो प्रॉब्लम है वो है कि जो 5 साल से कम उम्र के बच्चे हैं उनमें डायरिया और निमोनिया से काफ़ी बच्चों में डेथ हो सकती है और उनको जल्दी हॉस्पिटल ले जाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि डायरिया में डिहाइड्रेशन हो जाए तो जान को काफ़ी खतरा हो सकता है और निमोनिया में सांस का चढ़ना और रेस्पिरेटरी फेलियर और उससे लाइफ को रिस्क हो सकता है। अब हम आते हैं कि कब हम सोचें कि बच्चे को
का इम्यून सिस्टम कमज़ोर है या उसकी इम्यूनिटी वीक है, तो ऐसा हम किस स्थिति में, या आपके क्लिनिक में जो बच्चे आते हैं इन्फेक्शंस के साथ, तो कब आप थोड़े वरिड होते हैं कि इस बच्चे का इम्यून सिस्टम नॉर्मल नहीं है, या कैसे आप इस चीज़ को सस्पेक्ट करते हैं? तो आप थोड़ा सा बताइए ऑडियंस को कि एज ए पेरेंट्स उनको किन चीज़ों का सोचना चाहिए। थैंक यू। बिल्कुल सर, देखिए क्या होता है कि जैसे हमारी ओपीडीज़ में, जैसे मैंने पहले भी बताया कि निमोनिया और डायरिया के केसेस काफ़ी ज़्यादा आते हैं, तो हर पेशेंट में तो हम ये सस्पेक्ट नहीं करते, बट हाँ, कहीं कुछ वार्निंग साइंस होते हैं, जैसे कि बार बार निमोनिया का होना। एक ऐसा निमोनिया जिसका मुझे पता है कि ये एंटीबायोटिक देने से बच्चा 4 से 5 दिन में मुझे रिस्पॉन्स दे देगा, बट हम ये देखते हैं कि नहीं, इस बच्चे को इवन बाय गिविंग लॉट ऑफ एंटीबायोटिक्स एंड अप्रोप्रिएट एंटीबायोटिक्स वो ठीक ही नहीं हो रहा है। उसने टाइम से भी लिया है, सब कुछ चीज़ लिया है, वो नहीं ठीक हो पा रहा है। कई बच्चे इस तरीके से आते हैं क्रॉनिक डायरिया लेके कि उन्होंने एंटीबायोटिक ली है, 4 जगह दिखाया है, देन दे आर कमिंग टू अस कि सर लूज मोशन ठीक ही नहीं हो रहे हैं, तब हम सस्पेक्ट करते हैं। कुछ बच्चे आते हैं जिनकी ग्रोथ नहीं हो रही है, तो हम सस्पेक्ट करते हैं। तो ये कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं कि हमारे भी अलार्मिंग साइंस खड़े हो जाते हैं कि कहीं ना कहीं ये नॉर्मल से अबनॉर्मल जा रहा है, तो लेट इट को भी आगे हम किसी को रेफ़र करें या टेस्ट के लिए जाएं या कुछ और सस्पेक्ट करें। वंडरफुल। सो डॉक्टर साहब ने जैसे बताया कि 3 चीज़ें हैं, रिकरेंट इन्फेक्शंस, बार बार इन्फेक्शन होना बच्चे को, तो डॉक्टर के पास जाएं और डॉक्टर असेस करेगा कि आपके बच्चे का इम्यून सिस्टम ठीक है कि नहीं है। दूसरा, सीवियर इन्फेक्शन, जो इन्फेक्शन बच्चे को लाइफ थ्रेटनिंग हो गया, जैसे कि ब्रेन में इन्फेक्शन हो गया, मेनिंजाइटिस, या बोन के अंदर इन्फेक्शन हो गया जिसमें कई महीनों तक एंटीबायोटिक देनी पड़ती है, इस तरीके के इन्फेक्शन, या चेस्ट में पस पड़ जाना जिसमें चेस्ट ट्यूब डाल के पस को निकालना पड़े, तो ऐसे सीवियर इन्फेक्शंस उनमें, या फिर ऐसे अनयूजुअल इन्फेक्शन जो कि नॉर्मली बच्चों में नहीं होते हैं और वो उस बच्चे को हो गया है, तो तब हमें सोचना चाहिए। अब मैं आऊँगा डॉक्टर हनीश के पास कि जैसे जो छोटे बेबीज़ होते हैं, जैसे 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, जो वैक्सीनेशन के लिए जब आपके पास आते हैं, तो जब आप उनको एग्जामिन करते हैं, तो कभी कभी आप ऐसी फाइंडिंग्स मिलती हैं आपको थ्रोट में या पेरिएनल एरिया, नैपी एरिया में, कब हमें थोड़ा चिंता करनी चाहिए या कब हमें सोचना चाहिए कि थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है? तो सर, स्मॉल बेबीज़ में अगर हमको रिकरेंट थ्रश मिल रहा है, ओरल आपकी वाइटनिंग, आपके वाइट पैचेज होते हैं, विच इज़ ए साइन ऑफ फंगल इन्फेक्शंस, इन स्पाइट ऑफ गिविंग सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट, अगर ये रिपीट नहीं हो रहा है, ट्रीट नहीं हो पा रहा है, या पेरिएनल रेडनेस है, काफ़ी ज़्यादा पेरिएनल रैश हो गया है जो कि स्पाइट ऑफ गिविंग ट्रीटमेंट वो भी ठीक नहीं हो पा रहा है, बहुत ही गंदा वाला रैश है, देन यस वी नीड टू कंसर्न कि ये कोई इम्यूनोडेफिशिएंसी तो नहीं है। दूसरा एक और पॉइंट है कि हम आजकल जो ओवर यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक्स अपने आप घर पे भी कर रहे होते हैं पेरेंट्स, तो कहीं ना कहीं वो भी हमारे बच्चों के लिए लॉन्ग टर्म पे इम्पैक्ट कर रहा है, तो वो भी हमें इमीडिएटली बंद करना चाहिए। वंडरफुल। तो खुद से एंटीबायोटिक्स ना दें बच्चे को, क्योंकि ज़्यादातर इन्फेक्शंस अपने आप रिकवर कर जाते हैं। हम सब के बच्चों के पास एक इम्यून सिस्टम होता है और ज़्यादातर बच्चे 2 से 3 दिन में किसी भी इन्फेक्शन से रिकवर कर जाते हैं क्योंकि उनके पास इम्यूनिटी है। वही इन्फेक्शन जो 2 से 3 दिन में ना ठीक हों या बच्चे की हालत थोड़ा ज़्यादा ख़राब है, तो उनमें डॉक्टर टेस्ट करके और डॉक्टर डिसीजन लेगा कि एंटीबायोटिक्स देना है कि नहीं देना है। तो खुद से एंटीबायोटिक्स नहीं देना है। और छोटे बेबीज़ में अगर उनके गले में सफ़ेद मुंह में जमा हुआ है, थ्रश जिसको बोलते हैं, या नैपी एरिया में वाइट जमा हुआ है, या वहाँ रैशेस आ रहे हैं जो ठीक नहीं हो रहे, तो डॉक्टर के पास जाना चाहिए ताकि डॉक्टर उसको असेस कर सके और सस्पेक्ट कर सके क्या करना है, इसमें आगे कैसे ठीक करना है। अब हम आते हैं कि जो ब्लड टेस्ट होते हैं, कई बार हम सीबीसी कराते हैं बच्चों का कि भाई कोई बच्चा ठीक नहीं है, उसको इन्फेक्शन है, तो सबसे पहला सिंपल टेस्ट होता है कंप्लीट ब्लड काउंट, जिसमें हीमोग्लोबिन चेक होता है, वाइट सेल्स चेक होते हैं और प्लेटलेट्स चेक होते हैं। तो ऐसी स्थिति में जो सीबीसी है उससे क्या इन्फॉर्मेशन मिल सकती है कि बच्चे को कोई इम्यूनिटी की प्रॉब्लम तो नहीं है? तो कोई चीज़ें आप पॉइंट आउट करना चाहेंगे जैसे न्यूट्रोफिल्स के बारे में या लिम्फोसाइट्स के बारे में कि वो कितने इंपॉर्टेंट है, अगर वो कम या ज़्यादा हो तो क्या सोचना चाहिए? बिल्कुल सर, सीबीसी आजकल जैसे एक बेसिक टेस्ट हो गया है, बट ये बेसिक टेस्ट ही बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है, क्योंकि जब हम सीबीसी कराते हैं और पेशेंट हमारे पास लेकर आते हैं, हम उससे भी कई चीज़ें हम देख सकते हैं। लाइक सबसे पहले हीमोग्लोबिन, इन पेशेंट्स के अंदर हमारा जो हीमोग्लोबिन रहते हैं वो एनीमिक रहते हैं, यूजुअली जो मात्रा होनी चाहिए उससे भी कम रहती है। देन द प्लेटलेट्स ऑल्सो, समटाइम देयर प्लेटलेट्स आर वेरी लो। सो आजकल जैसे प्लेटलेट्स को है कि सर प्लेटलेट कम हो गया, डेंगू तो नहीं है, बट इट इज़ नॉट ऑलवेज द प्लेटलेट इज़ लो मीन्स डेंगू। तो वो कई बार यही हमको इन्फेक्शंस के बारे में बताती हैं। फिर हम जाते हैं WBC, जो वाइट ब्लड सेल्स हैं,
वो भी हम देखते हैं तो वो कई बार इन्फेक्शन की वजह से या तो वो बहुत ज़्यादा प्रोपोर्शनेटली बहुत हाई रहते हैं या दे आर वेरी लो। तो हमारे उस टाइम एक अलार्मिंग साइन हो जाता है कि जो बच्चे की कंडीशन है वो और जो WBC है वो दोनों मैच नहीं कर रहा है, और उसको देख के फिर हमारे पास और भी उसके WBCs के टाइप्स होते हैं, लिम्फोसाइट्स और दूसरे सेल्स भी होते हैं जो कि हमको ये बता सकते हैं कि ये जो है बच्चा जो आ रहा है ये अनयूजुअल इन्फेक्शन के साथ आया है। जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि अगर वाइट सेल्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाएं तो इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है, और बहुत कम हो जाएं तो वो भी इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है, या रिवर्स भी हो सकता है कि आपका इम्यून सिस्टम नॉर्मल नहीं है और इसीलिए वो सेल्स इतना ऊपर नीचे हो रहे हैं। बट ज़्यादातर जैसे ही हम इन्फेक्शन ट्रीट करते हैं तो वाइट सेल्स वापस नॉर्मल रेंज में आ जाने चाहिए। पर अगर उसके बाद भी आपके वाइट सेल्स बहुत कम रह रहे हैं, खासकर न्यूट्रोफिल्स, बच्चे का न्यूट्रोपीनिया है, तो हो सकता है कुछ प्रॉब्लम हो उसको। दूसरी चीज़ है लिम्फोसाइट्स, जो कि वायरस से लड़ने वाले सेल्स हैं या टीबी से लड़ने वाले सेल्स हैं। अगर उनकी मात्रा बहुत कम है CBC में तो हो सकता है बच्चे की इम्यूनिटी वीक हो। पर ऐसा ज़रूरी नहीं है कि इम्यूनिटी वीक हो, कई बार इन्फेक्शंस, वायरस इन्फेक्शंस भी लिम्फोसाइट्स को कम कर सकते हैं। इसलिए 2-3 रीडिंग्स होनी चाहिए, बार बार चेक होना चाहिए ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, और उसमें हमें लिख रहा है कि परसिस्टेंटली बच्चे के लिम्फोसाइट्स कम हैं तो हमें सोचना चाहिए कि इसको इम्यूनिटी की प्रॉब्लम हो सकती है। या फिर लिम्फोसाइट्स बहुत ही कम है, मतलब नॉट डिटेक्टेबल, बहुत कम मात्रा में, जैसे कोई छोटा बेबी है 2-3 महीने का, उसमें लिम्फोसाइट्स आपके एब्सोल्यूट लिम्फोसाइट काउंट 400 से कम है, तो बहुत ही कम है, तो उसमें हमें वरिड होना चाहिए। तो ये तो हो गए कुछ ब्लड टेस्ट वाली बातें। अब मैं आऊँगा कि जैसे बच्चों में जो इम्यूनिटी की प्रॉब्लम्स होती हैं, जो प्राइमरी इम्यूनोडेफिशिएंसी, मतलब दे हैव सम जेनेटिक डिफेक्ट जिसकी वजह से उनका इम्यून सिस्टम ठीक नहीं है, नॉर्मल नहीं है, और उनको बार बार इन्फेक्शंस हो रहे हैं। तो ऐसे बच्चों में एक बीमारी होती है सीवियर कंबाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी। तो इसका मायने ये है कि हमारे इम्यून सिस्टम के 2 पार्ट होते हैं। एक होता है ह्यूमरल इम्यूनिटी, जिसमें हम एंटीबॉडीज़ बनाते हैं, इन्फेक्शन आया उसके खिलाफ हमने एंटीबॉडी बना दी, वो एंटीबॉडी उस इन्फेक्शन को ख़त्म कर देती है। और हमारे पास कोई वायरस या टीबी या ऐसे इन्फेक्शन आते हैं तो उनके खिलाफ लड़ने के लिए लिम्फोसाइट्स होते हैं, टी लिम्फोसाइट्स। तो टी लिम्फोसाइट्स डायरेक्ट फाइट करते हैं और बी लिम्फोसाइट्स एंटीबॉडीज़ बनाते हैं। तो ये 2 मेन पार्ट है हमारे इम्यून सिस्टम के। अगर ये दोनों ही वीक हो जाए तो वो सीवियर कंबाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी होता है। तो जो सीवियर कंबाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी के बच्चे हैं वो यूजुअली 1-1.5 साल से ज़्यादा सर्वाइव नहीं कर पाते, क्योंकि बहुत कम उम्र में उनको इन्फेक्शंस होने लगते हैं। तो आपकी प्रैक्टिस में जैसे जब बच्चे आते हैं तो एक BCG वैक्सीन हम लगाते हैं बच्चों को। तो कभी कभी BCG वैक्सीन के बाद अगर आपको लगे कि बच्चा थोड़ा, उसकी तबीयत ख़राब होने लगी 1-1.5 महीने में, उसको खांसी होने लगी या उसको लिवर स्प्लीन बढ़ गए, या तो क्या डिसेमिनेटेड BCGosis ये क्या चीज़ होती है, और ये इसमें क्या हमें इम्यूनिटी का सस्पेक्ट करना चाहिए कुछ? यस सर। तो BCG जो वैक्सीन होती है वो हम लेफ्ट हैंड पे लगाते हैं, इंट्राडर्मल वैक्सीन होती है ये। तो जनरल इसका रेस्पॉन्स क्या होता है, जब हम वैक्सीन देते हैं उसके बाद इसके एंटीबॉडी रेस्पॉन्स है, यहाँ पे एक ब्लिस्टर बनता है जो कि थोड़े दिन में पस बन के रप्चरों के निशान छोड़ के चला जाता है, विच जनरली हैपन्स टू ऑल ऑफ अस। अगर ये डिसेमिनेटेड या फिर ये ओवरग्रो कर रहा है, सपोज एक बहुत बड़ा ब्लिस्टर बन रहा है, रिकरेंट हो रहा है बार बार, एंड स्पाइट ऑफ रप्चरिंग इट्स नॉट गेटिंग ट्रीटेड, या बच्चे को और कोई सिम्टम्स आ रहे हैं, तो यस वी नीड टू सस्पेक्ट कि हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम इज़ नॉट दैट गुड to overcome the scenario, and yes we need to concern it and we need to refer or we need to further investigate the child. तो कब छोटे बच्चों में आप एक हायर सेंटर रेफ़र करते हैं, या आपको लगता है कि अब इस बच्चे को मैं he needs attention or workup in a bigger center? So if the child is having recurrent infections in spite of having breastfeeding or having the good hygienic care, या फिर बच्चे को बार बार persistent डायरिया चल रहा है in spite of changing the treatments and showing the doctors, या बच्चे को रिकरेंट इन्फेक्शंस हो रहा है, रिकरेंट थ्रश हो रहा है, बच्चे को डायपर रैश हो रहा है जो कि ट्रीट नहीं हो रहा है बच्चे का, तो यस वी नीड टू कंसर्न। मेनली डॉक्टर साहब आप जो हाईलाइट कर रहे हो कि अगर ये सब बार बार इन्फेक्शंस हो रहे हैं और बच्चे की इम्यूनिटी आपको लग रहा है नॉर्मल नहीं है, तो आप उन्हें एक हायर सेंटर भेजेंगे, हेमेटोलॉजी सेंटर, जहाँ पे उनका इम्यून सिस्टम या इम्यूनोलॉजिस्ट के पास, जहाँ सब चेक किया जा सके। एंड पेरिफेरल स्मीयर इज ऑल्सो ए गुड टेस्ट विच टेल्स अबाउट द बेसिक पिक्चर ऑफ द ब्लड, कि जिसमें कोई एबनॉर्मल सेल्स तो नहीं मिल रहे हैं हमें,
दैट आल्सो ट्रीटमेंट के बारे में आप पेरेंट्स को क्या बताते हैं कि कैसे ट्रीट हो सकता है ये, उनको क्या समझाते हैं आप? तो अगर बच्चे अगर को मान लो निकल आता है कि हाँ उनका इम्यून सिस्टम एबनॉर्मल है, तो आप क्या बताते So first we need to investigate की primary immunodeficiency है and we are suspecting it, then yes we need to take an opinion of the pediatric hematologist. तो अगर हम सब डिस्कस करके अगर हमें डायग्नोज हुआ कि यस है इसको, तो दे आर डिफरेंट ऑप्शन फॉर द ट्रीटमेंट. इम्यूनोग्लोबुलिन्स हैं, देन बोन मैरो ट्रांसप्लांट है, दीज आर द बेटर ऑप्शन. तो जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि जब आपका इम्यून सिस्टम एबनॉर्मल है तो उसमें जो सबसे कॉमन डिसऑर्डर है वो है सीवियर कंबाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी, जो बहुत कम उम्र में होता है और ऐसे बच्चे बिना बोन मैरो ट्रांसप्लांट के सर्वाइव नहीं कर सकते. तो इनको बहुत अर्ली रेफ़र करना पड़ता है कि वो जल्दी से ट्रांसप्लांट सेंटर चले जाएं जहां उनका प्रॉपर डायग्नोसिस बन पाए और जल्दी से जल्दी ट्रांसप्लांट हो जाए. ये एक इमरजेंसी ट्रांसप्लांट होता है. तो दुनिया में जो पहला ट्रांसप्लांट हुआ था सीवियर कंबाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी के लिए 1968 में हुआ था, डॉक्टर रॉबर्ट गुड ने किया था. उस फैमिली में 11 बच्चे की डेथ हो चुकी थी सेम बीमारी से और ये 12वां बच्चा था जिसको सेम प्रॉब्लम डायग्नोज हुई. उन्होंने बहुत जल्दी ट्रांसप्लांट कर दिया उनकी बहन से जो कि अनअफेक्टेड थी, जो कि स्वस्थ थी, और वो बच्चा आज तक ठीक है, बिल्कुल नॉर्मल है. तो अर्ली एज में ट्रांसप्लांट करने में सक्सेस बहुत ज़्यादा है. 90% से ज़्यादा बच्चे इस बीमारी से, इम्यूनोडेफिशिएंसी से ठीक हो सकते हैं अगर वो बहुत जल्दी रेफ़र कर दिए जाए ट्रांसप्लांट के लिए. इसके अलावा कुछ और चीज़ें हैं जैसे कि विस्कॉट एल्ड्रिच सिंड्रोम, जिसमें भी ट्रांसप्लांट से वो ठीक हो सकता है, जिसमें प्लेटलेट्स की कमती होती है और एक्जिमा होता है, स्किन में एक्जिमा रहता है और बच्चे को बार बार इन्फेक्शंस होते रहते हैं. तो अगर आपके बच्चे में स्किन की प्रॉब्लम है और निमोनिया हो रहा है, प्लेटलेट्स कम है, तो इसको जेनेटिक प्रॉब्लम हो सकती है जो ट्रांसप्लांट से ठीक हो सकती है. एक और कॉमन प्रॉब्लम है जो आजकल इन्फेक्शन जैसे डेंगू वगैरह के बाद कई बार इम्यून सिस्टम हाइपर एक्टिव हो जाता है, HLH, हीमोफेगोसिटिक लिम्फोहिस्टियोसाइटोसिस. तो ये जेनेटिक भी हो सकता है कि आपका फेमिलियल HLH, कि आपका इम्यून सिस्टम नॉर्मल नहीं है और जैसे इन्फेक्शन घुसा आपका इम्यून सिस्टम हाइपर एक्टिव हो जाता है, अपना ही ब्लड खाने लगता है, अपने रेड सेल्स, वाइट सेल्स, प्लेटलेट खाने लगता है, जिससे बहुत डेंजरस सिचुएशन हो सकती है. तो HLH को दवाइयों से कंट्रोल किया जाता है और उसके बाद इसमें भी बोन मैरो ट्रांसप्लांट किया जाता है. तो ये कुछ कॉमन चीज़ें हैं जिसमें कि बोन मैरो ट्रांसप्लांट से ठीक हो सकते हैं. दूसरे बच्चे जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि जिनकी इम्यूनोग्लोबुलिन्स कम है, उनमें IVIG से उनको हम मैनेज कर सकते हैं. हर महीने इंट्रावीनस इम्यूनोग्लोबुलिन के इंजेक्शन देते हैं जिससे वो इन्फेक्शन से फ्री रहते हैं और अच्छे रहते हैं. जिनके न्यूट्रोफिल्स कम है, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि CBC में अगर आपके वाइट सेल्स कम है, न्यूट्रोफिल्स बहुत कम है, तो उसके लिए GCSF इंजेक्शन आता है जो दे सकते हैं, जिससे उनके न्यूट्रोफिल्स बढ़ाए जा सकते हैं और इन्फेक्शन से बचाया जा सकता है. तो लास्ट में मैं चाहूँगा कि 1 लाइन आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? तो मैं डॉक्टर गुप्ता आपसे ये पूछना चाहूँगा कि किस मिनिमम एज पे हम बोन मैरो ट्रांसप्लांट कर सकते हैं और आपने किस मिनिमम एज पे? तो बहुत अच्छा सवाल है कि अगर बहुत छोटा बेबी है तो बहुत सारे लोग डर जाते हैं कि 5 महीने के बच्चे का, 4 महीने के बच्चे का बोन मैरो ट्रांसप्लांट बहुत डेंजरस होगा. नहीं, जिस बच्चे को इन्फेक्शंस नहीं हुए उसका ट्रांसप्लांट बहुत इजी होता है और बहुत कम कीमोथेरेपी देनी पड़ती है या ना के बराबर कीमोथेरेपी देनी पड़ती है और बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं. तो एक ये मिथ है कि छोटे बच्चे का ट्रांसप्लांट नहीं हो सकता. हम रूटीनली 5 महीने, 6 महीने, 8 महीने के बच्चों के ट्रांसप्लांट करते हैं और उनमें रिजल्ट्स ज़्यादा अच्छे हैं बजाय कि जो बच्चे बाद में आते हैं और बहुत सारे इन्फेक्शंस के साथ आते हैं. तो वो है. बट जो हमें श्रोता सुन रहे हैं आखिरी में प्रोग्राम में, हम उनको एक मैसेज देना चाहेंगे. तो आपकी तरफ से 1 लाइन में अगर आप कोई मैसेज देना चाहें. तो अगर आपके बच्चे को बार बार इन्फेक्शन हो रहा है जो कि नॉर्मल से बिल्कुल अलग है और ट्रीट नहीं हो पा रहा है, तो यस, एक बार पीडियाट्रिक हेमेटोलॉजिस्ट से कंसल्ट जरूर करें या अपने पीडियाट्रिशियन से डिस्कस जरूर करें कि हमें इसको किसी बड़े सीनियर पीडियाट्रिशियन या पीडियाट्रिक हेमेटो-ऑन्कोलॉजिस्ट को दिखाना चाहिए. थैंक यू. डॉक्टर साहब, आप कोई मैसेज देना चाहेंगे? मेरा मैसेज बहुत ही स्पष्ट है. कोई भी इन्फेक्शन को आप उसको असाधारण ना समझें, क्योंकि वो एक साधारण इन्फेक्शन ही बड़ी बीमारी बन सकता है. और उचित टाइम पर अगर वो पकड़ा जाए और उसे सही टाइम पर रेफ़र किया जाए और हमारा ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाए, तो हम अपने बच्चे को उस बड़ी बीमारी से जल्दी और पहले ठीक कर सकते हैं. धन्यवाद. सो आज का प्रोग्राम अब हम ख़त्म करते हैं और हम मिलेंगे अगले एपिसोड में एक नए टॉपिक के साथ. थैंक यू.